पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट का शेपिंग या कॉन्टिनेंट इस प्रकार की आकृति में क्यों है? पृथ्वी के बड़े बड़े कॉन्टिनेंट अफ्रीका, अमेरिका, एशिया या छोटे कॉन्टिनेंट्स, हमें इन सभी की आकृति को ध्यान से नोट करना होगा और इसका कंपेयर, इनकी उत्पत्ति का कंपेयर हमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून में जो मूवमेंट हो रहा है, जो गैसियस मूवमेंट दिखाई दे रहा है, उसको कंपेयर करते हुए विचार करना होगा। सबसे मुख्य बात यह है कि कन्वेक्शन करंट का रोल, जिसके बारे में ये कहते हैं कि अफ्रीका और अमेरिका इसलिए अलग हुए क्योंकि कन्वेक्शन करंट का प्रभाव पड़ा। इनर हीट, पृथ्वी की इनर हीट ने, कन्वेक्शन करंट ने कॉन्टिनेंट को में ड्रिफ्ट किया। पेंजिया, रोडिनिया, कोलंबिया या कोई भी सुपर कॉन्टिनेंट पृथ्वी पर कभी भी नहीं था। किसी प्रकार के सुपर कॉन्टिनेंट का अस्तित्व नहीं था। हमें एक बड़ा भारी भ्रम ये इस कारण से लगता है क्योंकि हमने पृथ्वी पर ही आंकड़ों को देखा है, पृथ्वी पर ही एविडेंसेस को कलेक्ट किया है। पृथ्वी के ऊपर डाटा, मिनरल्स, रॉक्स, फॉसिल्स के एविडेंसेस देख करके हमने ये कहा है। हमने अपने सोलर सिस्टम के गैस दैत्यों से उसकी तुलना नहीं की। एक रॉकी प्लेनेट में कन्वेक्शन करंट कैसे काम करता है और एक गैस जिएंट में कैसे करता है, दोनों को कंपेयर करना है। दोनों को कंपेयर करने से हमें समझ में आता है कि पृथ्वी पर यह कैसा होता है। कॉन्टिनेंट की उत्पत्ति हमारे अनुसार एक 4.54 बिलियन ईयर से भी आगे, हम इस बाउंड्री को एक्सटेंड करते हैं, हम इसको और बढ़ाते हैं कि पृथ्वी को जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो पहले सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर आर्थ की जैसे थी, नेपच्यून जैसी थी, नेपच्यून से पूर्व यूरेनस, यूरेनस से पूर्व सैटर्न, सैटर्न से पूर्व जुपिटर। तो एक धीमी गति का परिवर्तन, बृहस्पति धीरे धीरे सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया और इस प्रकार से ऑसिलेट होता हुआ सिकुड़ता गया। उसके अंदर से हीट, एनर्जी और मैटर बाहर निकला तो वो और कांटेक्ट हो गया, शनि बन गया। शनि में से इजेक्शन हुआ, हीट, एनर्जी, मैटर निकला, वो और कांटेक्ट हुआ और जैसे जैसे ये ऐसे ऑसिलेट होते होते कांटेक्ट हुए, फिर यूरेनस में कन्वर्ट हुए, फिर नेपच्यून में कन्वर्ट हुए, फिर और सिकुड़े। तो पृथ्वी में जिस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्शन होते होते जो बृहस्पति अवस्था से निकली है पृथ्वी, ये एक कॉन्ट्रैक्शन होते होते पृथ्वी अवस्था में सॉलिडिफिकेशन होने लगा और पृथ्वी का पर सॉलिड सतह बनने लगी, कॉन्टिनेंट्स उभरने लगे। ये कॉन्टिनेंट्स जो उभर करके आए वो एक वोल्केनो इरप्शन इक्वेटोरियल पार्ट में, जो भूमध्य क्षेत्रीय प्रदेश में इस प्रकार से करोड़ों वर्षों तक निचोड़ने के कारण, एक तोले की भांति निचोड़ने के कारण अंदर से वोल्केनो इरप्शन होकर के मैटर बाहर आया, सूखता गया, ड्राई होता गया, प्लेट बनने लगी। कॉन्टिनेंट की ये शेपिंग हमारे दोलनीय ब्रह्मांड के अनुसार बड़ी तर्कसंगत है, बड़ी आधार देने वाली है। लेकिन
पेंजिया की बात, सुपर कॉन्टिनेंट की बात, रोडिनिया हो, चाहे कोलंबिया हो, चाहे दूसरे सुपर कॉन्टिनेंट्स हो, उनके पीछे एक ड्राइवन फोर्स का एक विराट रूप नहीं है। किस प्रकार से ये चलता है कि एक प्लेनेट पर नॉर्थ पोल पर मूवमेंट क्या हो रही है और साउथ पोल पर मूवमेंट क्या हो रही है। अगर हम गैस जैसे ग्रहों के पोलर एरिया को देखें और पृथ्वी पर अंटार्कटिका और आर्कटिक एरिया को देखें और इन सभी को तुलना करें गैस जिएंट प्लेनेट के पोल से, पोलर एरिया में जो मूवमेंट होता है गैस जिएंट में, उससे तुलना करें, हमें समझ में आता है कि अंटार्कटिका की शेप का कारण इसके पीछे यही है। प्लेट टेक्टोनिक्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्पीडिंग, ये सब एक विराट मंथन की प्रक्रिया का परिणाम है। द्रव्य में विराट मंथन होता है। पृथ्वी जो दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करती है, ऑसिलेट करती है, ये सब ऑसिलेशन भी बहुत धीमी गति से होता है। जिस प्रकार से पेंजिया के बारे में ये बताया जाता है कि धीमी गति से कॉन्टिनेंट अलग होते होते वर्तमान स्थिति तक आए, हम भी ये कहते हैं कि एकदम से कोई फटाफट या तत्काल इस प्रकार से क्विकली नहीं होता है, बड़ा स्लो मोशन में होता है। इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। एक धीमी प्रक्रिया का परिणाम ये होता है कि भूकंप किस प्रकार से आते हैं, वोल्केनो इरप्शन किस प्रकार से होता है, सुनामी कैसे आते हैं। पृथ्वी की जो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर की जो ऊपरी सॉलिड परत है, उसका मोशन हमें सिस्टमेटिक ढंग से समझना होगा। अमेरिका की ऐसी शेप क्यों है, ग्रीनलैंड की ऐसी शेप क्यों है, या दक्षिण अमेरिका की ऐसी शेप क्यों है, अफ्रीका की ऐसी शेप क्यों है, भारत की ऐसी शेप क्यों है, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी शेप क्यों है। ऐसा लगता है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर में पूरे में एक बेंड हुआ, एक ट्विस्ट हुआ, इसके कारण कॉन्टिनेंट में मूवमेंट हुआ और एक सिस्टमेटिक ढंग से आगे पीछे होते जाने से कॉन्टिनेंट शेप लेते गए। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच की पूरी स्थिति को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है जैसे एस के आकार से ऐसे ट्विस्टिंग हुआ। अफ्रीका को भी देखो, ऐसे लगता है जैसे इस प्रकार से बेंड हुआ। इधर के कॉन्टिनेंट इधर धकेले जा रहे हैं, ऊपर के कॉन्टिनेंट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के इधर धकेले जा रहे हैं। ये जो मोशन है, तो ये पृथ्वी के उत्पत्ति को हम बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून से समझेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 बिलियन ईयर पूर्व सूर्य से पदार्थ छिटक करके बाहर निकला और उससे फिर पृथ्वी बनी। वो उल्काएं जुड़ती जुड़ती एक ग्रह का रूप ले लिया। उन एस्ट्रॉइड को ग्रहाणु या प्लैनेटेजिमल कहते हैं। वो एक तर्कहीन आधार है, इसके पीछे एक प्रॉपर फिजिक्स नहीं है, एक प्रॉपर साइंस नहीं है। सूर्य से पदार्थ छिटक करके बाहर निकला
और इस प्रकार से कैसे जुड़ सकता है? क्या हमारे पास में ये पूरी कहानी का लाइव आधार है? क्या हम पूरी कहानी को हमने देखा है, लेकिन हमारे पास में दोलनीय ब्रह्मांड की ये थ्योरी या ये आइडिया, हमारे पास में इसका आधार है। जब सूर्य के सतह को ध्यान से देखते हैं, उस पर भी इस प्रकार से सलवटें पड़ती हुई दिखाई देती है। जैसे हम बृहस्पति में पहुंचते हैं तो उसमें मूवमेंट जो देखते हैं, और शनि में और यूरेनस नेपच्यून में, इसका कंपैरिजन आर्थ के सिस्टम से करने से हमें प्लेट मूवमेंट का एक अच्छा स्पष्टीकरण मिलता है। किस प्रकार से फॉसिल्स एक कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट पर पहुंचते हैं, इसके पीछे हमारा आधार ये है कि जब पृथ्वी गैर दैत्य ग्रहों से होकर के गुजरती है, मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और सुपर आर्थ से अर्थ, तो वो ऑलरेडी मूवमेंट जो चल रहा है उसी ने आगे फॉसिल्स को ऑलरेडी पहुंचा दिया। पहले से ही उसने सिमिलर फॉसिल्स या सिमिलर जानवर या सिमिलर प्लांट्स या सिमिलर रॉक्स या मिनरल्स, उसने पहले से ही, क्योंकि ये घटना लगातार हो रही है, इसमें कोई ब्रेकिंग नहीं है, इसमें कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं है। कॉन्टिनेंट की उत्पत्ति हमें नेपच्यून से भी समझ में आती है। नेपच्यून के ध्यान से वीडियोज को देखते हैं या उनके चित्रों को देखते हैं, ये यूरेनस के चित्रों को ध्यान से देखते हैं, हमारे पास में जो दोलनीय ब्रह्मांड का तर्क है, यह एक व्यापक तर्क है जो पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाता है, उसके भविष्य को भी समझाता है। पृथ्वी का अंत कैसे होगा, पृथ्वी भविष्य में क्या बनेगी, क्या कॉन्टिनेंट्स जो वर्तमान स्थिति में है उससे आगे कैसे होंगे। तो पैलियोमैग्नेटिज्म और पैलेंटोलॉजिकल जो एविडेंसेज है, हम उनको नकार नहीं रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उन एविडेंस को अपने थ्योरी के अनुसार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे पास में आधार है। भारत एशिया से टकरा हो रही है, हम मानते हैं इसको, लेकिन अंटार्कटिका से चलता हुआ आकर के एशिया से टकरा, एशियन प्लेट से टकरा, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ऊपर सिरक रहा है, प्रेशर लग रहा है, ये दोल एक निचोड़े जाने के कारण है, ये कसावट के कारण है। इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से के अंदर कैसे घुस रही है, हिमालय कैसे उभर करके ऊपर आया, हम भी इसको मानते हैं। हमारा शोध कार्य भी, हमारा दोलनीय ब्रह्मांड का आइडिया भी इसको समर्थन करता है, इसको सपोर्ट करता है। हम फॉसिल्स, रॉक्स, मिनरल्स, पैलियो क्लाइमेट, इनमें किसी का भी विरोध नहीं करते, और छोटी छोटी कॉज को भी हम, जो जियोलॉजिकल बातें हैं उनको भी हम समझाते हैं। हमारा ये दोलनीय ब्रह्मांड का विचार इसको समझाता है। हमें सबसे बड़ी जो मुख्य बात है, इसको एक व्यापक रूप में पूरे यूनिवर्स में सर्च करना है। हमारा बॉडी स्केलेटन ऐसा क्यों है, या मैमल्स जितने भी हैं उनके कंकाल की संरचना ऐसी क्यों है, या ऑर्थोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया, इन सबके कंकालों की संरचना ऐसी क्यों है।
इसी के साथ में प्लांट्स है। कुछ बॉटनिस्ट ने ऐसा खोजा है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो प्लांट है वो क्लॉकवाइज टर्न होते हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो प्लांट है वो काउंटर क्लॉकवाइज टर्न होते हैं, उल्टा टर्न होता है। इसी प्रकार से ब्रांचिंग ऑफ लीव्स, ब्रांचिंग ऑफ स्टेम्स, फिलोटैक्सी, इन्फ्लोरेसेंस, सेब की आकृति ऐसी क्यों है, संतरे की आकृति ऐसी क्यों है, कुल फल सब्जियों बीजों की आकृति ऐसी क्यों है, कुछ पौधों में जो पत्ते हैं उनका ब्रांचिंग ध्यान से देखें ऐसे ट्विस्ट होता हुआ, घूमता हुआ है। इसी प्रकार से पुष्प ऐसे क्यों खुलते हैं, ऐसे क्यों खिलते हैं। इसी प्रकार से जो पेड़ हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, कुछ पेड़ हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में, उनमें क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में एक प्लांट है और साउथर्न हेमिस्फीयर में एक प्लांट है। दोनों जब उनका ग्रो होता है वो ट्विस्टिंग होता है विरोधी दिशाओं में। हमारे पास में सबसे मुख्य बात यह है कि कॉन्टिनेंट की जो शेपिंग है उसके पीछे सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था। सुपर कॉन्टिनेंट एक प्रकार का ऐसा इल्यूजन है जो तब टूटता है, ये इल्यूजन, ये भ्रम तब टूटता है, ये भ्रम तब खंडित होता है, तब समझ में आता है जब हम अपने सोलर सिस्टम के सभी गैस देते ग्रहों को, रॉकी प्लैनेट्स को, चंद्रमाओं को कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, उनके साइज को, उनकी डायनेमिक्स को, उनके मैटर को, उनकी पूरी प्रक्रिया को बारीकी से देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं। सूर्य जब इस प्रकार से ऐसे कसावट लेता है तो उसके चारों ओर ऑर्बिट करने वाले प्लेनेट पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य जब दो भिन्न कनफोकल ऑब्जेक्ट के बीच में दोलन करता है तो उसकी परिक्रमा करने वाले बुध ग्रह, वीनस, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स सभी पर पड़ता है और उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी घटती बढ़ती रहती है, सेम नहीं रहती। उनकी कक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि हम एक सिस्टमेटिक ढंग से पृथ्वी के पूरे सिस्टम को देखें, यानी केवल मात्र हमारा तर्क कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या प्लेट टेक्टोनिक्स पर नहीं है, या कॉन्टिनेंट की शेपिंग नहीं है, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो मूवमेंट हो रहा वो नहीं है। हम इसमें एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को शामिल कर रहे हैं। इसके लिए हमें यूनिवर्सल बेस बनाना है। यूनिवर्सल बेस, अगर हम यूनिवर्सल बेस का मतलब ये है कि अगर हम पृथ्वी पर आंकड़ों को इकट्ठे करके, एविडेंस से डाटा इकट्ठे करके और उसी लिमिट में देखेंगे तो हमें सुपर कॉन्टिनेंट जैसा आभास होगा, तब तो सब कुछ सही है। लेकिन यह भ्रम तब टूटता है जब हम इस सिस्टम से बाहर आते हैं, हम दूसरे ग्रहों को देखते हैं, दूसरे तारामंडल को देखते हैं, गैलेक्सियों को देखते हैं, सुपर क्लस्टर गैलेक्सियों को देखते हैं, ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं। यानी एक विचार तो ये है कि यूनिवर्सल डायनेमिक के द्वारा आर्ट्स की डायनेमिक को समझा जाए, और दूसरा आधार हमारे पास में ये है कि आर्ट्स के इंटरनल इवेंट्स को देख करके, आर्ट्स के अंदर जो घटनाक्रम चल रहे हैं, केवल उन्हीं को ध्यान देते हुए हम प्लेट टेक्टोनिक समझें, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझें, या इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशन को समझें।
अल्फ्रेड वेगनर ने पुस्तक लिखी ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, उसका आधार लिमिटेड था। उनके पास में तर्क केवल पृथ्वी के आधार पर था, पृथ्वी के ऊपर फॉसिल्स, रॉक्स, मिनरल्स के आधार पर उन्होंने कहा। और दूसरे भूगोलवेताओं ने भी ऐसी ही बातों को फॉलो किया और वहीं पर उसी लिमिट्स में काम किया। हम इस लिमिट को तोड़ रहे हैं, हम इस बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दूसरी आकाश गंगाओं में, तारों में, ग्रहों में जो हो रहा है उसका कंपेयर हम अर्थ से करते हैं, पृथ्वी से करते हैं, इसकी जियोफिजिकल प्रोसेस से करते हैं। तो मुख्य बात यह है कि आप कौन सा आधार पसंद करेंगे। एक यूनिवर्सल प्रोसेस के दृष्टि से पृथ्वी को देखेंगे या पृथ्वी पर ही रहकर, पृथ्वी की सतह पर रहकर उसकी इनर हलचलों को देख करके, आंतरिक हलचलों को देख करके, उसकी सरफेस हलचलों को देख करके, उसकी सराउंडिंग्स की हलचलों को देख करके, इवेंट्स को देख करके आप कॉन्टिनेंट के ओरिजिन की बात करेंगे। अगर हम पृथ्वी पर डाटा और एविडेंसेस लेकर ही केवल मात्र पृथ्वी के कॉन्टिनेंट और ओशियन को समझाते हैं तब तो ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम इस सिस्टम से बाहर निकलते हैं और दूसरे ग्रहों पर देखते हैं, गैर ज्योतियों से तुलना करते हैं, सूर्य से तुलना करते हैं, तारों से तुलना करते हैं। और तुलना क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक कॉमन थ्योरी के बारे में हर व्यक्ति कहता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये प्रयास किया, वो भी जियोलॉजी पर कुछ विचार करते थे कि उनका सिद्धांत जियोलॉजी को कैसे एक्सप्लेन करता है। आइजैक न्यूटन ने भी ऐसा किया कि एक फॉर्मूला, केवल मात्र एक फॉर्मूला सारे यूनिवर्स को समझाए। स्टीफन हॉकिंग भी ये कहते हैं। लेकिन उनके प्रयास क्यों असफल हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी बात को जियोलॉजी की बारीकियों तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने कॉन्टिनेंट्स की उत्पत्ति अपनी थ्योरी के अनुसार नहीं समझाई। कोई भी खगोल शास्त्री या खगोल भौतिकविद, एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोफिजिसिस्ट, उसने अपनी थ्योरी को जियोलॉजी पर अप्लाई नहीं किया, जियोफिजिक्स पर अप्लाई नहीं किया। स्टीफन हॉकिंग बात करते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की, लेकिन वो जियोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं? ऐसी दुनिया में अनेक वैज्ञानिक प्रयासरत हैं कि कॉमन थ्योरी है जो सारे यूनिवर्स को समझाती है, एक कॉमन फॉर्मूला। वो कॉमन फॉर्मूला कौन सा है? जियोलॉजी के बारीकियों को समझाने के लिए हमें ये दोलनी ब्रह्मांड का तर्क ज्यादा व्यापक लगता है और ये ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ऑब्लेट शेप की जो प्रॉपर्टीज है, अगर इसको बारीकी से, क्योंकि पृथ्वी की आकृति ऑब्लेट है और उसके स्ट्रक्चर भी लेड है, तो कन्फोकल ऑब्लेट है, उसमें हाइपरबोलॉइड भी है और उसमें कन्फोकल इलिप्सॉइड भी है। पदार्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कन्फोकल ऑब्लेट शेप में है। इसलिए जब हम कॉन्टिनेंट्स की ओरिजिन की बात करेंगे, कॉन्टिनेंट के उत्पत्ति की बात करेंगे, तो हमें ब्रह्मांड व्यापी सोच रखनी होगी। हमें केवल मात्र पृथ्वी के सिस्टम से ये सब नहीं समझना चाहिए। पृथ्वी के सतह पर आंकड़े इकट्ठे करके, पृथ्वी के अंदर के आंकड़े इकट्ठे करके, इस आधार पर हम कॉन्टिनेंट के ओरिजिन को नहीं समझ सकते। हम ब्रह्मांड व्यापी यूनिवर्सल कॉज, यूनिवर्सल प्रोसेस को देखते हुए ये सब कुछ बता रहे हैं। हमारा आधार है एक कॉमन प्रोसेस, एक कॉमन डायनेमिक्स, एक कॉमन फोर्स, एक कॉमन ग्रेविटी, जो इन सब को प्रभावित करती है।